अरे हम बोलेंगे तब आएगी ना। हम बोलेंगे तब आएगी ना। ऑल राइट। हाय, हेलो हेलो हेलो, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऑल राइट, कूल। ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइंड। मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच अडू। जय महादेव, जय महादेव। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेली का डेली लिंक वाला दिक्कत हो रही है ना, आप सबको मैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोलूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने को बोलेंगे तो आपको पता है क्या होना है वहां पे। तो वहां पे क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। अभी देखते हैं, अभी तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। पासकोड आई थिंक चेंज होता रहता है, कोई नहीं, ठीक है, विल मैनेज समहाउ। हाँ, यूनिवर्स से वापस आ गए। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो कल तक हम लोग ने क्या चीजें देख ली थी। कल हम लोग ने देखा था किस तरीके से यहाँ पे कॉइन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। कॉइन्स के बारे में हम लोग ने समझ लिया था। फिर कौन कौन से लोगों ने क्या क्या काम किए वो हम लोग ने देखे। साउथ इंडिया की हम लोग ने चीजें देखी थी। साउथ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं हम लोग ने देखा था, किस तरीके से ट्रेड हो रहा था, सोसाइटी में लोग कैसे रह रहे थे। फिर अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने पूहर पोर्ट के बारे में एक उस पे केस स्टडी की थी, पूहर पोर्ट के बारे में, राइट। सो ये जो चैप्टर है ये नया स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने देखे थे कौन कौन से किंगडम है। ठीक है, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, चोल, चेरा, पांड्या, सीसीपी। और इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज थे, टाउन्स थे, पोर्ट तो सबसे मेन है सबका। इसके बाद सातवाहन पे थोड़ी सी बात करी थी, यूपीपीएससी में जो सवाल आया था वो सब हम डिस्कस करते चल रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। द स्टोरी ऑफ द सिल्क
root. The rich, glossy colors of silk, as well as its smooth texture, make it a highly valued fabric in most societies. अच्छा, आज के टाइम में भी सिल्क की बहुत बड़ी भूमिका है, उसके भी बहुत ज्यादा रिलेवेंस है, उसका भी सिल्क आज के टाइम पे भी वैल्यू रखता है। सिल्क अगर आप लोग ने देखा हो, समझा हो, तो सिल्क का एक स्मूथ टेक्सचर होता है, ग्लॉसी करता है, चमकदार कलर रहता है, हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। तो पहले के टाइम से रहा है ऐसा। मेकिंग सिल्क इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons ऑफ सिल्क वर्म्स। तो इतना आसान नहीं होता है ये इसकी रेयरिंग करना। स्पन, इसके बाद ककून से आप इनको एक्सट्रैक्ट करोगे, इसके बाद इनको रेशा 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 करके आप थ्रेड बनाओगे एंड देन वोवन इनटू क्लोथ। उसके बाद वो यान जो बन जाएगा, यान के बाद आप उसको कपड़े में तब्दील करोगे। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, ये पूछा गया सवाल है, ये सवाल पूछा गया है। सबसे पहली टेक्निक सिल्क बनाने की कहाँ पे इन्वेंट हुई? चाइना में, अराउंड 7000 ईयर्स एगो। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback, and on camels carried silk with them. The paths they followed came to be known as the Silk Route. So silk बनाने की जो विद्या थी, इन लोगों ने उसको छुपा के रखा हुआ था, हजारों सालों तक छुपा के रखा हुआ था। किसने? चाइनीज लोगों ने छुपा के रखा हुआ था, चाइनीज लोगों ने, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां से जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो इसको दूर दराज तक ले जाने लगे, पैदल जाने लगे, हॉर्स के पीछे रखने लगे, कैमल्स के पीछे रखने लगे, और उनको दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाने लगे सिल्क को। तो यही जो रास्ता इन्होंने अपनाया उसको आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं, द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, उसको सिल्क रूट बोलते हैं, उसको सिल्क रूट बोला जाता है। ठीक है, जय हिंद पुलकित। Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. तो हुआ क्या, चाइनीज जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, कई बार गिफ्ट के तौर पे सिल्क के प्रोडक्ट्स दिया करते थे ईरान और वेस्ट एशिया के राजाओं को। तो जब ये ईरान और वेस्ट एशिया, बेसिकली सेंट्रल एशिया में आ गया यहाँ पे, इसके बाद सिल्क की नॉलेज और वेस्ट की तरफ जाती गई। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst ruler and rich people in Rome. रोम में सिल्क से बने कपड़े पहनने का आगे जाके प्रचलन और फैशन हो गया। It was very expensive and it had to be brought all by the way from China. भाई एक्सपेंसिव तो होगा ही, मात्र चाइना की मोनोपोली है और इतनी दूर दराज से आ रहा है, तो जो बीच में उसको ले जा रहे हैं ट्रेडर्स वो अपना कट तो मांगेंगे ही। Along dangerous roads, through mountains and deserts. और भाई इतने खतरनाक जोखिम भरे रास्तों पे जब कोई चल रहा है, तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा आपका वैल्यू होगा, उतना ज्यादा आपका वैल्यू होगा। तो इतनी दूर दराज, इतने दुर्गम रास्तों से कोई चीज होके आ रही है आपके पास, तो बहुमूल्य, बेशकीमती हो जाती है। तो इसको रिच क्लास रूलर्स लोग पहना करते थे रोम में। People living among the route often demanded payments for allowing traders to pass through. जो लोग उस सिल्क रूट में रहा करते थे उसके आसपास के एरिया में, जब भी ऐसे कारवां गुजरता था सिल्क लेके, तो ये लोग उससे कहते थे लाओ पैसा लाओ तब आगे जाने को देंगे, पैसा लाओ तब जाने आगे जाने को देंगे। आज के टाइम पे ये आपने देखा है, शादी में मान लो गेट पे दरबान खड़े होते हैं ना, नकली मूछे, नकली दाढ़ी लगाए, भाला पकड़े हुए, तो वो एंट्री नहीं देते हैं, दूल्हे की गाड़ी को एंट्री नहीं देते हैं, दूल्हे की गाड़ी को एंट्री नहीं देते हैं, वो ऐसे भाला क्रॉस कर देंगे, ऐसे भाला क्रॉस कर देंगे। हाँ,
ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे ही था वहां पे भी, बिल्कुल ऐसे ही था वहां पे भी। लुक एट मैप 6 विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। तो पहले की किताब में लास्ट पे लास्ट में पेजेस पे ये मैप बना हुआ है सिल्क रूट वाला, और इसकी ब्रांचेस मैंने ऐसे ही रनिंग रेफरेंस लिया था जहां पे बताया था क्या कि एक एरिया लैंड से गुजरता है, एक एरिया इसका पानी से गुजरता है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, कई राजाओं ने इसको कवर करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करी। Why? This was because they could benefit from the taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along the route. आज के टाइम पे अगर इसी चीज की बात करी जाए तो टोल टैक्स, आज के टाइम पे अगर बात करी जाए तो टोल टैक्स जैसा हिसाब किताब, अगर आपको उस रास्ते से जाना है तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। In return, they often protected their traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. दोस्तों उस टाइम पे चोरी चकारी बहुत हुआ करती थी, तो इसके बदले में राजा क्या कहते थे, हम तुम्हारे कारवां को, तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, सबको प्रोटेक्ट करेंगे, आज हमें गिफ्ट दो, टैक्स दो, ट्रिब्यूट दो, हम सबकी प्रोटेक्शन तुम्हारे सामान की करेंगे, तुम्हारी करेंगे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट्स वर द कुषाण। कुषाण सब लोग आ गए ना इस नए लिंक से? आकांक्षा, ठीक, विरल, ठीक, ठीक है, एक बार ग्रुप पे नजर मार लिया करो। अभी आज, अभी कुछ दिन हम लिंक देंगे, उसके बाद एक हम नया रजिस्ट्रेशन वो करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने तो सबका एक साथ सेट किया हुआ था, ये पता नहीं क्यों मेरे को बार बार आपको लिंक सेंड करना पड़ रहा है। लिंक सेम है अगर देखो, आई थिंक पासकोड चेंज हो रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में लेता हूँ, वो तो लिंक सेम है, सब पे काम कर जाता है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। या फिर एक नया हम स्केड्यूल करें, एक लिंक काम, लिंक सेम है, ये पासकोड चेंज हो रहा है। चलो हम देख लेंगे क्या है। बहरहाल आप लोग एक बार ग्रुप चेक कर लिया करना क्लास करने से पहले। चलो ठीक है, वापस आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हाँ, तो भैया सिल्क रूट अपने को समझ में आ गया, उसके पीछे का कारण समझ में आ गया। हमने देखा कि राजा लोग इसको कंट्रोल करना चाहते थे, अलग अलग राजा। तो सबसे अच्छा राजा जिसने इसको कंट्रोल किया वाज दी कुषाण। कुषाण एक ग्रुप का नाम है, राजाओं के ग्रुप का नाम है, जैसे डायनेस्टी होती है, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, शक, सातवाहन, वैसे ही कुषाण है। who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago। दोस्तों सब लोग ध्यान दीजिए, who ruled over Central Asia and Northwest India। समझ में आ रहा है? अभी पूरा इंडिया नहीं बोला है, पूरा इंडिया नहीं बोला है। Their two major centers of power were पेशावर and मथुरा। याद आ रहा है कुछ? प्राइमरी कैपिटल, सेकेंडरी कैपिटल, याद आ रहा है ना? हम लोग ने ये चीज देखी थी। सिद्धार्थ क्लास में हो आप? पेन नहीं हो रहा है। निखत क्लास में हो? हाँ बिल्कुल। सो पेशावर, पुरुषपुर जिसको हम लोग ने बोला था, ये हमारी प्राइमरी कैपिटल है। मथुरा की अगर बात करी जाए, ये सेकेंडरी कैपिटल हमारी। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। ड्यूरिंग देयर रूल a branch of silk route extended from central asia down to the seaports at the mouth of the river indus। During their rule the branch of silk route extended from central asia down to the seaports at the mouth of the river indus, from where silk was shipped westward of the roman empire। दोस्तों कुछ आज के टाइम पे भी ऐसा ही नहीं हो रहा है? चाइना वाले कुछ ऐसा ही कुछ नहीं कर रहे हैं? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI, सिल्क रोड इनिशिएटिव जो इनका है,
पाकिस्तान को इन्होंने ले ही रखा है कब्जे में, पाकिस्तान को ले ही रखा है कब्जे में इन्होंने, और जो आपका इंडस है उसको कंट्रोल कर ही लिया रखा है। तो ये चीज जो है बहुत पुरानी है, आज इसको रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है और इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग चाइनीज। ऑल राइट, द कुषाण वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत ध्यान से समझिए, द कुषाण वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ये सवाल पूछता है भर भर के, अब नहीं पूछेगा बट स्टिल आप लोग एक जानकारी रखो। गोल्ड कॉइन्स की अगर बात करी जाए तो ये अर्लीस्ट में आते हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया बड़े पैमाने पे। और इनका इस्तेमाल कौन करता है? इनका इस्तेमाल ट्रेडर्स करते थे। दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। अच्छा, हम लोग जब इस पे कुषाण का देख रहे थे तो हम लोग ने जब कॉइन्स पढ़ रहे थे तो कुषाण का भी कॉइन था, कुषाण का भी कॉइन था। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म का स्प्रेड क्या टाइम पीरियड चल रहा है। ये कुषाण वाले पे डिस्कशन हो रहा है, कुषाण वाले पे। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्क। कनिष्क was the most famous Kushan ruler who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल ढेर सारी हुई थी, बेसिकली 4 हुई थी। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का एक राजा था। इसने एक बौद्ध सभा का आयोजन किया, बुद्धिस्ट काउंसिल की इसने बैठक बुलाई जहाँ पे अलग अलग जगह पे बड़े बड़े स्कॉलर्स आए और उन्होंने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन किया। यहाँ पे एक शख्स था जिसका नाम था अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा नोन एज बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित क्या है? बुद्ध चरित आपकी बुद्धा की बायोग्राफी है, बुद्धा की बायोग्राफी है जो किसके द्वारा कंपोज करी गई? अश्वघोष द्वारा। ऐसा पूछता है मैचिंग वगैरह में, पेयर वगैरह में सवाल आता है। तो अश्वघोष बुद्ध चरित, ये इसके कोर्ट में रहता था। किसके कोर्ट में? कनिष्क के कोर्ट में अश्वघोष रहता था जिसने की बुद्ध चरित नामक किताब लिखी। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। दोस्तों एक बात समझिए, एक बात समझिए, कनिष्क इंडियन था कि फॉरेनर था? इंडियन था कि फॉरेनर था? आप लोग बताओ, व्हाट यू पीपल थिंक। फॉरेनर था ना? फॉरेनर था। सो अगर किसी फॉरेनर को उस टाइम पे इंडिया में आना है और राज करना है तो सबसे बड़ी चीज पता है क्या करना है? यहाँ का धर्म अपना लो, तुम्हें यहाँ के लोग अपना लेंगे। यहाँ का धर्म अपना लो, तुम्हें यहाँ के लोग अपना लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप बाहर के हो, अगर आप बाहर के हो और यहाँ पे आके शासन करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने का? बेस्ट पॉसिबल वे क्या है कि आप यहाँ पे धर्म अपना लो, कल्चर अपना लो। धर्म अपना लो, कल्चर अपना लो। एग्जैक्टली अपर्णा, यू गॉट द पॉइंट। एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। दैट इज व्हाई they started writing in Sanskrit, and this is also a particular reason यहाँ पे जो राजा हुए, ये इस टाइम पे जो सबसे डोमिनेंट रिलीजन था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया।
जो सबसे डोमिनेंट रिलीजन था इस टाइम पे। दोस्तों ये लोग लेटर मौर्यास के पीरियड के हैं। मौर्य एम्पायर में डोमिनेट हो रहा था बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म उस टाइम पे भयंकर प्रचलन में था, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म की प्रशंसा की, बौद्ध धर्म के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल बुला ली, आओ मिलो यहाँ पे। तो देख रहे हो कैसे लेजिटिमेसी करी रिलीजन द्वारा, अपनी 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 अपने को लेजिटिमेट किया, अपने को प्रूफ किया कि हम भारत के निवासी हैं, हमको अपनाओ, हम तुम्हारे ही कल्चर के हैं। ये चीज आप लोग को समझनी बहुत जरूरी है। अगर कोई बाहर का आके यहाँ शासन करना चाह रहा है तो वह ऐसे नहीं कर सकता है। ये चीज है। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. अब बौद्ध धर्म को इन्होंने अपने तरीके से रखा सामने, महायान बुद्धिज्म इसमें आया। This had two distinct features. क्या? Earlier the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. अच्छा, अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था? अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था? अभी तक इससे पहले ये हो रहा था, गौतम बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी सामने हमारे, उनको हम लोग कुछ साइंस के माध्यम से दिखाया करते थे। जैसे पैर दिखा दिए, पेड़ दिखा दिया, व्हील दिखा दिया। तो गौतम बुद्ध को ऐसे अभी तक रिप्रेजेंट कराया जा रहा था, लेकिन इसके आने पे, कुषाण के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, स्टैच्यूज बनने लग गई, उनकी मूर्ति आने लग गई, उनको एक ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाने लगा, आइडल बनने लगे उनके। राइट, सो देखते हैं, पढ़ते हैं। Earlier the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, for example, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. तो एक यहाँ पे देखिए फोटो है एक स्कल्पटर्स की, sculpture from the stupa at Sachi. Look at the tree and the empty seed below it. Sculptures carved this to indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the tree. So क्या आप लोगों को इसमें गौतम बुद्ध की कहीं इमेज दिख रही है? नहीं दिख रही है। ट्री दिख रहा है हम लोग को, ट्री दिख रहा है, लोटस दिख रहा है, बस। तो ये इसके पहले का है, ये जो नया फॉर्म आया बौद्ध धर्म का, ये उससे पहले का है। यहाँ पे गौतम बुद्ध को किसी फॉर्म में नहीं दिखाया गया, बल्कि साइंस में डिपिक्ट किया गया है। ये अगर आप लोग को ऐसे और देखने तो बनारस वाला, बनारस वाला विजिट करिए, सारनाथ वाला म्यूजियम। राइट, नेक्स्ट। Now, statues of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura, while others were made in Takshila. तो दो स्कूल यहाँ पे आ गए, तक्षशिला और मथुरा, तक्षशिला और मथुरा। Now, statues of the Buddhas were made. Many of these were made in Mathura, while others were made in Takshila. आप लोग एक बात गौर कर रहे हो क्या? कि ये दोनों के दोनों क्या है कि इनकी कैपिटल रही, इनकी कैपिटल रही कुषाणों की। मतलब तक्षशिला तो नहीं रही, तक्षशिला को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तक्षशिला भी उसी रीजन में आता है, तक्षशिला भी उसी रीजन में आता है। ठीक है, तक्षशिला भी उसी रीजन में आता है। द सेकेंड चेंज वॉज द, तो पहला चेंज क्या हो गया? पहला चेंज ये हो गया कि जो है यहाँ पे हाँ दीपा, इस बौद्ध काउंसिल में ये बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान, वही वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो सेकंड, पहली चीज क्या हुई कि जो साइंस से रिप्रेजेंट करते थे, अब
एक फॉर्म आ गया गौतम बुद्ध का। सेकंड चेंज क्या हुआ इस टाइम पीरियड पे? द सेकंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। Those were supposed to be persons who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. अब यहाँ पे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया। ये बोधिसत्व कौन होते थे? बोधिसत्व वो होते थे जो माना जाता था कि इनको एनलाइटेनमेंट मिल गया है, इनको एनलाइटेनमेंट मिल गया है। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया है, सब लोग बहुत गौर से सुनना मेरी तरफ। आप सब लोग गौर से सुनना, ये बोधिसत्व के ऊपर सवाल आया हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आप लोग को मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख गया? मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख गया? ओके ठीक है। सो बोधिसत्व, ये जो बोधिसत्व है इनका कॉन्सेप्ट कब आया? कुषाण के टाइम पीरियड से आया, कुषाण के टाइम पीरियड से। इससे पहले नहीं था ये कॉन्सेप्ट, नहीं था। इससे पहले महामात्य का कॉन्सेप्ट था। अशोका के में याद आ रहा है, महामात्य भेजे जाते थे ना अलग अलग जगह पे, ज्ञान प्रसार करो। कुषाण के टाइम पीरियड से क्या हुआ एक्चुअली, जो इन्होंने बौद्ध काउंसिल बुलाई उसमें एक सेक्शन कह रहा था, इसमें एक सेक्शन कह रहा था हम जो पुराने रिचुअल्स हैं, पुराने आदर्श हैं, हम उस पे चलेंगे, नए फॉर्म को हम नहीं अपनाना चाहते। नए फॉर्म मतलब मोर लिबरलाइज्ड वर्जन, मोर लिबरलाइज्ड वर्जन ऑफ बौद्धिज्म। यहाँ पे क्या था? ऑर्थोडॉक्स फॉर्म, ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ये था मोर लिबरलाइज्ड वर्जन। यही कॉन्सेप्ट है आपका हीनयान एंड महायान का। बहुत गौर से समझना, कई चीजें कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। कुषाण के टाइम पीरियड पे क्या हुआ? कुषाणों के टाइम पीरियड पे ये बौद्ध काउंसिल कनिष्क ने बुलाई थी। तो ये काउंसिल क्या है? ये डिस्कशन और डिलिब्रेशन करने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग आपस में बात करेंगे। तो कई लोगों ने कहा समय के साथ हमें बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहिए, वी वॉन्ट चेंज, चेंजेस, ऑल्ट्रेशन, रिफॉर्म्स इन बुद्धिज्म। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कई लोगों ने कहा नहीं, जैसे चल रहा है लेट इट बी, लेट इट बी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कहा गया वोट करते हैं। तो वोट किया गया और देखा गया कि भैया काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग चेंजेस चाह रहे हैं। तो ऐसा करा गया कि चलो इसको डिवाइड करते हैं बौद्ध धर्म को। जो पुराने रीति रिवाज को मानना चाहते हैं, पुराने ऑर्डर्स को मानना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? वो हीनयानी कहलाएंगे। जो लिबरलाइज्ड वर्जन चाहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी ढिलाई चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, गिफ्ट्स वगैरह ज्यादा चाहते हैं, गिफ्ट्स वगैरह ज्यादा चाहते हैं, वो महायानी कहलाएंगे। इनमें ही एक कॉन्सेप्ट आया बोधिसत्व का। अब दोस्तों ये बोधिसत्व कौन थे? जिन लोगों को एनलाइटेनमेंट हो गया है, जिन लोगों को सत्य प्राप्त हो गया है, अब इनका कर्तव्य है कि ये बाकी लोगों को भी, बाकी लोगों को भी हेल्प करें। काहे कि सो दैट इनको भी एनलाइटेनमेंट प्राप्त हो। मतलब एज अ टीचर, एज अ गुरु ये लोग काम करें इन बाकी लोगों के लिए। तो आप लोग बताओ, हीनयानी क्या कभी बोधिसत्व को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ये एज अ टीचर, एज अ गुरु हो गया दूसरों के लिए। हीनयानी अपना गुरु किसको मान चुके हैं?
अल्टीमेट। तो क्या ये बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट आया वो ये लोग अपने को मानेंगे? यही सवाल था, यही सवाल था। क्योंकि हीन यानियों के लिए मात्र और मात्र बुद्धा ही सब कुछ है। मात्र और मात्र बुद्धा ही सब कुछ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये चीज किताब में ऐसे नहीं समझाई गई है, लेकिन सवाल बहुत ऐसे पूछ लिया था घुमा के। ठीक है, तो बोधिसत्व क्या है? एज अ टीचर, एज अ गुरु काम करेंगे, बाकी लोगों को सिखाएंगे, मतलब पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। लेकिन हीन यानियों का क्या कहना था? खुद से ही परिश्रम करो, खुद से ही सफरिंग करो, तब आप सत्य की प्राप्ति करो, और उसके बाद आपको जरूरत नहीं है सत्य को कहीं प्रसारित करो, मतलब किसी को वैसे शिक्षा दो। एज सच किसी को शिक्षा लेनी, आओ संघ ज्वाइन कर लो, ऐसे नहीं प्रचार प्रसार होगा। सो आई थिंक आपको मोर लेस ये जो बनाया है मैंने समझ में आ गया, सबको वापस बुक पे चल रहे हम। ओके, वंस दे, अब ये पैरा पढ़ लो आराम से आप लोग। वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. तो ये दीन दुनिया में रहते थे और लोगों को हेल्प करते थे एक दूसरे की। The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, later to Korea and Japan. दलाई लामा क्या है? यही है। समझ में आ रहा है? रिलेट हुआ? दलाई लामा यही है। हाँ विरल, एग्जैक्टली exactly. ये महायान का कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व वाला। कॉन्सेप्ट ये जो दलाई लामा है एक तरीके के बोधिसत्व हैं, जो कि दूसरों को हेल्प कर रहे हैं एनलाइटेनमेंट प्राप्त कराने की। हाँ पंकज भाई, जो बोधिसत्व होगा मंक ही तो होगा, मंक ही तो होगा। शिक्षा तो उसने भी ग्रहण करी होगी। यही कारण है इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर इसीलिए हो गया। Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. प्रज्ञा पूछिए क्या हो गया? बस यहाँ पे क्या हो गया, बोधिसत्व ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म की पढ़ाई कर रहे थे, मंक थे, उन्हीं के रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये लोगों तक जाके अपनी शिक्षा देने लग गए। ये नहीं गए कि अब हम दीन दुनिया से कट रहे हैं जैसे अभी तक हो रहा था। ठीक है, दीन दुनिया से हट रहे हैं, अब ऐसा कुछ नहीं था। महायान डोंट एक्सेप्ट बोधिसत्व, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो चेंजेस हुए इस टाइम पे। आई थिंक यही लिखा हुआ है, दो मेन चेंजेस है, एक साइन वाला, एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। बहरहाल अच्छा, अभी इसको ऐसे ही पढ़ लो, इसको ऐसे ही पढ़ लो। लेकिन ये दो मेन चेंजेस हुए यहाँ पे, बोधिसत्व वाला जो कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, सो वो ऐसे इंसान थे जो एज अ टीचर, एज अ गुरु काम करने लग गए, दीन दुनिया से कटे नहीं, हटे नहीं, यहाँ पे लोगों को ज्ञान प्रसारित कर रहे थे। सम ऑफ दीज, अच्छा हाँ, साउथ इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ। महाराष्ट्र वगैरह में देखिए कितनी केव्स वगैरह हैं। सो केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर बाय मर्चेंट एंड फार्मर्स। लोगों द्वारा ये करी गई केव्स बनाई गई, काहे के लिए केव्स बनाई गई? सो दैट ये लोग वहां पे रह सके, मंक्स लोग निवास कर सके। These are often located near passes through the western घाट्स। महाराष्ट्र वगैरह की अगर आप लोग देखो तो पासेस के पास है। पासेस मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता, जो कि निकलने के लिए आपको सहूलियत दे। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। जो कनेक्टिविटी थी उस टाइम पे इन्हीं पासेस से बहुत जबरदस्त थी, रोड कनेक्टिविटी। तो यहीं पे वो बनाई गई थी केव, सो दैट वो लोग वहीं पर रह सके और
बारिश वगैरह से या फिर हार्श क्लाइमेट से बच सकें। ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड दीज केव्स मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, और जब भी यहाँ से ट्रेडर्स गुजरा करते थे तो इन केव्स में जरूर इन मंक्स के पास जाया करते थे और गिफ्ट वगैरह दिया करते थे। सबसे फेमस कार्ले केव्स है महाराष्ट्र की, अगर बात करी जाए कार्ले केव्स। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, other parts of the Southeast Asia, including Indonesia. The older form of Buddhism, known as Therwad Buddhism, was more popular in these areas. तो Therwad population, सॉरी बुद्धिज्म इन जगह पे ज्यादा फेमस हुआ। अच्छा, म्यांमार में ज्यादातर पॉपुलेशन बौद्ध धर्म की है, और ये रोहिंग्या वाला वही इशू हुआ है। रोहिंग्या वाला जो इशू हुआ है वो यही इशू हुआ है कि इनको कहता है म्यांमार कि ये हमारे देश के नहीं है, ये हमारे देश के नहीं है, ये मुस्लिम है ना, मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। और म्यांमार की जो पूरी की पूरी बड़े पैमाने पे जनसंख्या है, बड़े पैमाने पे जो जनसंख्या है, हाँ पंकज, अरे ठीक है, रिवर के किनारे, अब पास के पास, कोई दिक्कत नहीं, केव्स बनाओ बस, ठीक है, केव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केव्स। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है, म्यांमार इनको बोलता है कि हमारे रीजन के नहीं है। सो राखीन नाम का स्टेट है, राखीन या राखीन है, वहां पे बड़े पैमाने पे थे, लेकिन अब इसको बोला गया है एथनिक क्लींजिंग, एथनिक क्लींजिंग। सैन यू की जो वहां की हैं लीडर, तो काफी उनपे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं इस चीज के। तो बड़े पैमाने पे इन रीजन्स में बौद्ध धर्म फैला। ये देखिए केव एट कार्ले महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे दो फोटो है गौतम बुद्ध की, एन इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम मथुरा। राइट में जो ये इमेज है, ये हमारी तक्षशिला की, ये हमारी मथुरा की, ठीक है। ढेर सारे डिफरेंसेस इनके पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इस पे मेंस का सवाल काफी बनता है, मेंस का। डिफरेंसेस बिटवीन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड तक्षशिला स्कूल ऑफ आर्ट, और ये दोनों कैसे डिफर कर रही हैं एक दूसरे से, सवाल काफी पूछता है, ठीक है। ओके, सो केव हो गई, ये हो गया, ठीक है। As traders journeyed to distant land in caravan and ships, pilgrims often traveled with them. So pilgrims मूव करते रहते थे इन्हीं ट्रेडर्स के साथ। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? पिलग्रिम्स वो होते हैं जो किसी एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए जाएं अपने जगह से, ठीक है, अपने जगह से जाएं। कांधार और तक्षशिला अलग अलग है, लेकिन आसी पास है। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो यात्रा करते हैं, कोई रिलीजन पर्पस से यात्रा करेंगे, तो ये लोग भी साथ में ट्रेडर्स के हुआ करते थे, चले जाया करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, फायान। ये फायान लिखा हुआ है, स्पेलिंग हर जगह अलग अलग होती है। वो केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 साल पहले। शुआन जैंग एंड आई किंग who came about 50 years after Xuanzang, they came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. तो ये सब ये लोग स्टडी यहाँ पे करने आए थे, और आपको पता होना चाहिए ये लोग अपने साथ बहुत बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म की ओरिजिनल टेक्स्ट को ले गए, ओरिजिनल टेक्स्ट को ले गए अपने साथ। राजा वगैरह दिल खोल के इन लोग को गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, तो उसके साथ साथ ये ह्यून सैंग है, वैसे ह्यून सैंग, फायान ह्यूएंग सैंग, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और आई किंग ह्यूएन सैंग, राइट। नाम याद नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, फायान, ह्यूएन सैंग, ई किंग, ठीक है। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। हर किसी जो ये पिलग्रिम्स आए, इन्होंने अपने मेमोयर में, अपने किताब में ये सब चीजें मेंशन करी है, इंडिया में कैसे क्या सिस्टम था। They wrote on the dangers they encountered on their travels, which often took years of the countries and the monasteries that they visited.
and the books they carried back with them. दोस्तों इन्होंने अपनी जो मेमोयर है, इन्होंने अपनी जो किताबें हैं उसमें इन्होंने लिखा है कि जर्नी के टाइम पे क्या क्या इन लोग को प्रॉब्लम आती थी। इनको ये लोग वर्षों व्यतीत करते थे एक जगह पे, वर्षों व्यतीत करते थे एक जगह पे, वहां पे मोनेस्ट्रीज में रुकते थे, ठीक है, काफी स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बाद वो वापस जाते थे और अपनी नॉलेज को वहां पे शेयर करते थे। हाउ फायान रिटर्न टू चाइना, अब सब लोग बॉक्स में जरा सब लोग ध्यान दीजिए। फायान began his journey back from Bengal. He boarded a ship belonging to some merchants. अब ये क्या है, फायान भारत में रुक चुका है अच्छे खासे टाइम के लिए, अब ये वापस चाइना जा रहा है। तो अब देखो कैसे इसने स्टार्ट की जर्नी अपनी, बंगाल से स्टार्ट करी, शिप इसने बोल्ड करी जो कि कुछ मर्चेंट्स को बिलोंग करती थी। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days when they were caught in a storm. ये मात्र 2 दिन तक ही ट्रेवल कर पाते थे जब ये लोग किसी स्टॉर्म में फंस जाते थे। और क्या करते थे, शिप डूबे ना इसलिए लोग सामान वगैरह फेंक देते थे जो एक्सेस सामान होता था। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड so as to lighten the load and save the ship from sinking. फायान threw away his meager personal belongings. फायान ने भी अपनी कुछ चीजें, पर्सनल चीजें फेंक दी, but clung to his books and the statues of the Buddha that he had collected. लेकिन इसने अपनी कुछ किताबें और गौतम बुद्ध की कुछ मूर्ति अपने साथ रोके रखी। Finally the storm subsided after 13 दिनों बाद वो storm थमा। This is how he describes the sea. देखो सुनो कैसे इसने सी को डिस्क्राइब किया है। The sea itself is boundless in extent. इसका कोई अंत ही नहीं है सी का। It is impossible to know east or west except by observing the sun, the moon or stars in their motions. तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, सन मून स्टार्स के मोशंस पे। If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. अगर डार्क है, रेनी वेदर है तो चुपचाप बस विंड के डायरेक्शन में चलते रहो। It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. ये देखो जरा, ये इसने जो पूरी बात बताई है, 90 दिन लगे उसे जावा पहुंचने में, 5 महीने वहां रुका, उसके बाद वो फाइनली चाइना गया। ये है परसिस्टेंस, ये है पेशेंस का लेवल। 13 दिन सोचो स्टॉर्म थी, कैसे हालात रहे होंगे, कैसे कोप अप किया उसने, राइट। ये है Yuan Sang, who took the land route back to China through the northwest and central Asia, carried back with him statues of the Buddha made of gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. राइट, ह्यून सैंग के बारे में देखिए। ह्यून सैंग ने जो रूट लिया वो लैंड का वाला पकड़ा, लेकिन उससे पहले वो इंडस को जब क्रॉस कर रहा था उसकी 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो है वहीं पे खो गई। 20 घोड़ों से वो 600 मैन्युस्क्रिप्ट लाद के चल रहा था चाइना की तरफ, और फिर जब फाइनली वहां पे पहुंचा तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया उसने संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट कराने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल वही है, वही है। नालंदा, a unique center of Buddhist learning. नालंदा के बारे में देखते हो लोग। नालंदा, ह्यून सैंग and other pilgrims spent time studying in Nalanda, बिहार। बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी ये, जैसे आज की JNU, the most famous Buddhist monastery of the period. This is how he describes it. The teachers are men of the highest ability and talent. अब देखो यहाँ के लोगों को, यहाँ की मोनेस्ट्री के बारे में इसको कैसे
डिस्क्राइब कर रहा है। द टीचर्स आर men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. पूरे तरीके से बुद्धा की बताई हुई टीचिंग्स को यहाँ के लोग फॉलो करते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम। सबको उनको फॉलो करना पड़ता है। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। बूढ़े और जवान एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करते रहते हैं। डिस्कशंस पूरे समय होते रहते हैं। लर्नेड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। लर्नेड मेन जो होते हैं शहर में जो आते हैं यहाँ पे, अगर उनको कोई डाउट होता है तो यहाँ पे आते हैं उस डाउट को सुलझाने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन। गेट कीपर ऐसे एंट्री सबको नहीं देता है, वो बहुत कठिन कठिन सवाल पूछता है। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। जब कोई आंसर इनका दे पाएगा तभी एंट्री हो पाएगी। 7 or 8 out of every 10 are not able to answer। क्या बात है, ये देख रहे हो कितना जबरदस्त चीज ने नालंदा के बारे में बताया। अब यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई है। भक्ति मूवमेंट के बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। This was also a time when the worship of certain deities which became a central feature of later Hinduism gained in importance। दोस्तों इस टाइम पे क्या हो रहा है, गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ अब भगवान की भी मूर्तियां काफी ज्यादा बनाई जाने लग रही हैं। तो अब जो नया न्यू हिंदुइज्म है वो सामने आ रहा है, लेटर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म अब वो सामने आ रहा है। इन डीटीज में किसको पूजा जा रहा है, शिव, विष्णु और दुर्गा, goddesses etc. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time। भक्ति का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से सामने आ रहा है। भक्ति is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity। भक्ति क्या है, एक समर्पण का भाव है अपने ईष्ट के प्रति, अपने चूजन डीटी के प्रति एक समर्पण का भाव। Anybody whether rich or poor belonging to the so called high or low caste, men or women could follow the path of bhakti। आप लोग एक चीज देख रहे हो, पहले हिंदू धर्म में बहुत ही रिजिडिटी थी, इनको ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, ये पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते हैं, ये सभा में आ सकते हैं, ये सभा में नहीं आ सकते हैं। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, anybody whether rich or poor belonging to the so called high or low caste, men or women could follow the path of bhakti। The idea of bhakti is presented in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus which is included in the Mahabharata। The idea of bhakti, किसी ने पढ़ी है भगवद गीता, किसी ने पढ़ी है? The idea of bhakti is presented in the Bhagavad Gita। In this, Krishna, the god, asks Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharma and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil। So इसमें जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन से बोलते हैं कि तुम सब धर्मों को त्याग दो और मेरे में समाहित हो जाओ, क्योंकि वही है जो अर्जुन को सारे पापों से मुक्त करा सकते हैं। This form of worship gradually spread to different parts of the country। ये जो फॉर्म था, मतलब गॉड का सीधे इंडिविजुअल से लिंक होना, गॉड का सीधे इंडिविजुअल के साथ लिंक होना, 1 to 1 इंटरैक्शन होना, ये आगे जाके बड़े पैमाने पे फैलने लग गया। अभी तक ऐसे नहीं था, अभी तक इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था हिंदू धर्म में। अब क्या हो गया, आपका और भगवान का एक सीधा रिलेशनशिप हो गया, जैसे यहाँ पे कृष्णा और अर्जुन का हो गया। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices, जो कि अभी तक पहले किया जा रहा था। ये पॉइंट जरूरी है आपको समझना, भक्ति काल में इंडिविजुअल वर्शिप इंपॉर्टेंट हो गई।
इंडिविजुअल वर्कशिप, अब हमें किसी थर्ड पार्टी रिचार्ज की जरूरत नहीं है, अब हमें कर्मकांड कराने की जरूरत नहीं है, अब हमें सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है। हम अपने तरीके से अपने ईस्ट की पूजा करेंगे। According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. अगर अच्छे से ये भक्ति वाला ये अपनाया जा रहा है तो भगवान उसी फॉर्म में प्रकट होंगे जिस फॉर्म में इंसान उनको चाह रहा है। ये जबरदस्त चीज है, इसीलिए अलग अलग अवतार हुए, क्योंकि इंसानों को अपने अनुरूप अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो भगवान की नीड थी। ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो है विष्णु एज वराहा, एन इमेज फ्रॉम द एरंड मध्य प्रदेश। एक सेकेंड, हाँ, दिस मैग्निफिसेंट स्टेचू इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु, द वराहा और द बोर। According to Puran, Vishnu took the shape of a boar in order to rescue the earth which had sunk into water. Here the earth is shown as a woman. तो अर्थ को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया, नहीं तो अर्थ हमारी पानी में जा रही थी। ओके ओके ओके, राइट, तो ये चीज है। So the deity could be thought as of a human being, lion, tree or any other form. तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप भगवान को किस फॉर्म में चाह रहे हो, पूजना चाह रहे हो। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. अभी तक ये चीज चली आ रही है। जब ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया, क्या कि अब इंडिविजुअल अपने तरीके से भगवान को सोचेगा, उसके स्वरूप को सोचेगा, तो अब आर्टिस्ट्स की इमेजिनेशन ओपन अप हो गई और उन्होंने इनको अलग अलग फॉर्म में बनाना शुरू किया। भक्ति comes from the संस्कृत टर्म भज, जिसका मतलब होता है भज, टू डिवाइड और शेयर। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डीटी, पूजा करने वाला, एंड द डिवोटी। डीटी मतलब जो देवता, डिवोटी मतलब जो पूजा करेगा। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स Bhagwat, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares भाग। तो जो भगवत है, भाग मतलब शेयर करना, जैसे प्रसाद सबके साथ शेयर किया जाता है, वैसे ही भक्ति जो है भागवत की तरफ इशारा करती है। आप चीजों को अपने स्वरूप से सोचिए और जो दूसरा सोच रहा है वो भी सही है, और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मोक्ष मिलेगा, इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। The devotee known as the Bhakt or the Bhagwat shares his or her chosen deity's भाग। तो एक भाग हो गया, डीटी, डिवोटी जिसको भक्त बोलते हैं, भगवत बोलते हैं, ये हो गया। तो भक्ति के बारे में टर्म्स पे ऐसे समझाया जा रहा है। अ पोएम बाय अ भक्त, हाँ बिल्कुल, अ पोएम बाय अ भक्त। Most bhakti literatures tells us that riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity. यही हमारे कहानियों में, हमारे ग्रंथों में बार बार इस चीज को दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा पैसा होना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना, बहुत ज्यादा स्टेटस होना सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि आपको आपके भगवान के साथ, इष्ट देव के साथ जोड़ता हो। दिस इज पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अप्पार, अ डिवोटी ऑफ शिवा who lived about 1400 साल पहले। अप्पार was a वेल्लाला, चैप्टर 9 में इसको समझाया गया, वेल्लाला। ये शब्द आया हुआ है, मैंने आई थिंक लिखा भी था, यू वी करके लिखा था, याद आ रहा है कुछ? यू वी करके लिखा था। वेल्लाला कौन है? उरायूर करके था, वो जो कैटेगराइजेशन नहीं किया था, लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड है इनके पास बीच वाले लैंड हैं, इनके पास लैंड नहीं है।
बहरहाल इन्होंने क्या लिखा, द लेपर विद रॉटिंग लिम्स, द मैन हु रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण, इवन द स्केवेंजर, even these men if they are servants of him who shelters the Ganga in his long hair, I worship them, they are God to me। तो इन्होंने हर क्लास को बताया है, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो, राइट, चाहे वो सर्वेंट हो, कोई भी हो, वो शिव की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है। So Appar, Tamil poet, because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that we described as temple। क्योंकि ये जो डीटीज थे स्पेशल रहे हैं, इसलिए इनकी जो इमेजेस, इनकी जो मूर्तियां वो स्पेशल होम में रखी जाती थी, उन स्पेशल होम्स को बोलते हैं टेम्पल्स। इनको आगे 12 चैप्टर में पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। दोस्तों भक्ति ने क्या किया ना, बहुत ध्यान से सुनो, भक्ति ने एक क्रिएटिविटी जगा दी, क्रिएटिविटी जगा दी। जैसे यूरोप में रेनेसा हुआ, यूरोप में रेनेसा हुआ ना, यूरोप में रेनेसा, इसने अलग अलग आर्ट फॉर्म, स्टाइल, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एक जबरदस्त उछाल ला दिया यूरोप के रेनेसा में। भक्ति मूवमेंट ने, इन्होंने क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा ओपन कर दी कि मतलब हर कोई अपने तरीके से चीजें करने लग गया। तो भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। Hindu, the word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus. It was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived to the east of the river Indus and to their cultural practices, including religious beliefs. So Hindu कोई धर्म नहीं है as such, हिंदू धर्म कोई as such नहीं है। ये जो नाम रखा गया है, ये अरब और ईरानियंस द्वारा रखा गया है, जो इंडस नदी के ईस्ट में रह रहे थे लोग और जो वहां का कल्चर फॉलो कर रहे थे। वहां का जो कल्चर फॉलो कर रहे थे, ठीक है। सो ये बात है, चलिए आगे। बाकी जगह पे क्या हो रहा था, अबाउट 2000 ईयर्स एगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया। अब क्रिश्चियनिटी सामने आती है 2000 ईयर्स एगो। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलम which was then part of the Roman Empire। I think ये सीरीज भी शुरू हो रही है जीसस क्राइस्ट की, एंड टीवी पे शायद आ रही है या सोनी पे, किसी पे आ रही है, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो which was part of the Roman Empire। Christ's teachings were that he was savior of the world, विश्व को बचाने वाले। He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated। तो काफी लोगों ने बोला है, गांधी ने भी बोला है, जीसस क्राइस्ट ने भी बोला है, वेद पुराणों में भी बोला गया, अलग अलग धर्म में ये चीज बात बोली गई है, क्या आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। Here are a few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy। Blessed are the pure in heart, for they shall see God। Blessed are the peacemaker, for they shall be the sons of the God। तो सारी बातें जीसस क्राइस्ट की मेंशन है। Christ's teachings appeared to ordinary people and spread through West Asia, Africa, Europe। The first Christian preachers came from West Asia to the west coast of the subcontinent within 100 years of Jesus Christ's death। जीसस क्राइस्ट डेथ के 100 साल के ही अराउंड वेस्ट एशिया से कुछ लोग आते हैं अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे, वेस्ट कोस्ट पे, और इनके मैसेजेस को लेके आते हैं। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला आर नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, सीरिया से आए हुए, आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइग्रेशन में भी ये टॉपिक। सीरियन क्रिश्चियंस सबसे पहले केरला में आके बसे। आज के टाइम पे भी केरला में अगर आप लोग देखोगे, आज के टाइम पे भी अगर केरला में देखोगे तो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। नॉर्थ ईस्ट केरला अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 10।
प्रज्ञा जो लास्ट वाला बॉक्स वाला है वो आप पूछ रहे हो कि पूरा चैप्टर्स पूछ रहे हो? पूरे चैप्टर्स कंटेम्प्रेरी एक साथ नहीं चल रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, पूरे एक साथ नहीं चल रहे हैं, आगे आगे हैं। देखो मौर्यन एम्पायर हम लोग ने देखा था, फिर लेटर मौर्यास देखा हम लोग ने, लेटर मौर्यास देखा हम लोग ने, तो मौर्य एम्पायर खत्म कर दिया इन्होंने, लेटर एम्पायर, लेटर मौर्यास देख रहे हैं। लेटर मौर्यास में अभी हम लोग ने किसको देखा है? हम लोग ने देखा है कुषाण को, कुषाण को। इन्होंने बीच बीच के काफी रोके हुए हैं, छोड़ दिए हैं। भक्ति वाला प्रज्ञा इन्होंने जो टाइमलाइन बोली है वो लेटर मौर्यास में बोली है। लेटर मौर्यास में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था और ये गुप्ता पे अपने एक्सट्रीम पे जाएगा, गुप्ता टाइम पीरियड पे अपने एक्सट्रीम पे जाएगा, क्योंकि गुप्ता काल में हम लोग जानते हैं बहुत सारे निर्माण हुए, टेम्पल वगैरह बने थे। तो ये ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, हाँ पुलकित बिल्कुल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज बता रहा है, स्टार्टिंग फेज, स्टार्टिंग फेज अभी यहाँ पे अपने एक्सट्रीम्स पे नहीं ले गया है ये ये हाँ, ये एज अ कॉन्सेप्ट है। अभी भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट वो अलग है, जो मूवमेंट चला है ये तो एक अभी बिल्टअप किया गया है, कि इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, एक इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। ठीक है, हाँ जस्ट एन आइडिया। यहाँ पे लोग अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे अलग अलग आर्ट फॉर्म डेवलप हो रहा है, पेंटिंग्स, केव, आर्किटेक्चर, टेम्पल, ये चीज लोग अब खुले विचार में जा रहे हैं जो अभी तक संकुचित थे। ऑल राइट, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 इसको कल स्टार्ट करेंगे हम, इसको कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर कल स्टार्ट करेंगे और रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। बुद्धा, बुद्धा की डेथ हो गई, बुद्धा को कब का हम लोग छोड़ा है? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, उनके आगे हम लोग आ गए। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से। जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो हमसे पूछ लीजिएगा। एक बार आप लोग इससे पढ़ लो, इसके बाद हम अपने नोट से आप लोग को बताएंगे। काफी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, काफी लोग हैं किया है जिन्होंने। ठीक है, हम अपने नोट से पढ़ाएंगे तो ये जो गैप आ रहे हैं ना बीच में, वो गैप फिल हो जाएंगे, वो गैप फिल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बाय 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 बाय।